हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है और वो ये हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। और उसका रीज़न ये था कि मैंने जैसा आपको बताया था कि शकर न्यू स्कूल स्टार्ट हुआ है और वो स्कूल बहुत दूर है। और मेरी भी लाइफ बहुत हैक्टिक चल रही थी। सबकी तबीयत एक साथ ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। और आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, तो शुरू करते हैं। तो ईशा का स्कूल स्टार्ट हुआ है, आप सब लोगों को पता है। और अभी तो स्टार्टिंग है, तो मैं अभी कुछ ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, बट चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। धीरे धीरे ईशा को समझ में आने लगी हैं चीज़ें। वहाँ पर ईशा को जाने में थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तो ये सारी चीज़ें सेटल ही हो रही थी कि ईशा की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसे फ़ीवर आ गया था। आई थिंक जब 1 वीक ही गई थी वो, और फिर वो बीमार हो गई, वो बीमार हुई, मेरी पूरी फैमिली डाउन हो गई, मैं डाउन हो गई, हम सब डाउन हो गए। ईशा का लगभग 7 दिन का गैप आया था, और इंक्लूडिंग अगर आप वीकेंड्स भी मिला लो तो वो 10-12 दिन वो घर पे ही रही थी। उन 10-12 दिनों में उसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिली थी। उसकी थेरेपीज़ भी, मतलब जो उसकी बेसिक एक्सरसाइज होती है वो मैं नहीं करा पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी थी। और इतनी सारी मेडिसिन के बाद ईशा काफ़ी डाउन हो गई थी, काफ़ी लॉस्ट हो गई थी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी क्योंकि मेरा भी खुद का कैरियर है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। इन सब चीज़ों के बीच में ईशा की सेंसरी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गया था। इतनी ज़्यादा सेंसरी हो गई थी, हाइपर एक्टिव हो गई थी, डिस्ट्रक्टिव हो गई थी, रिपीटेटिव बिहेवियर्स आ गए थे, स्टिमिंग आ गई थी। ये सब चीज़ें जब चल रही थी तो मैं लॉस्ट हो गई थी। और मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, और जहाँ चीज़ों में ऐसा आ जाता है कि मैं स्टक हो गई हूँ तो मैं कभी हेल्प लेने से नहीं कतराती हूँ। तो मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक किया, मैंने सारी चीज़ें अपने थेरेपिस्ट के सामने रखी और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। तो उससे पहले आप मुझे बताओ कि मैं कैसे हैंडल करूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो मैंने बताया कि ईशा मेरी बात नहीं सुन रही है, बहुत क्रैंकी हो रही है, मैं उसे बहुत अच्छे ढंग से एक्सरसाइज नहीं दे पा रही हूँ, और उसका सेंसरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हिल गया, तो सो नहीं पा रही है कंसिस्टेंटली। उसके सेंसरी बिहेवियर्स दिख रहे हैं, उस वजह से उसके बिहेवियर इश्यूज़ भी आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर हो रहा है, रिपीटेटिव बिहेवियर हो रहा है, एक ही चीज़ को 10 बार बोल रही है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों हर बार इतनी मेहनत के बाद भी एक छोटी सी चीज़ इतना हिला देती है। इन सब चीज़ों के साथ आप भी जूझते होंगे क्योंकि ये हमारी डे टू डे की चीज़ें हैं। बच्चे बीमार होते हैं, लाइफ बिजी होती है, प्रॉब्लम्स कभी कभी होती हैं, चीज़ें नई नई स्टार्ट होती हैं, और ये सब चीज़ें आप भी फेस करते होंगे। मैं बोलती हूँ ना कि कभी बहुत अच्छे फेज़ आते हैं, कभी बहुत बुरे फेज़ आते हैं, और ये ऊपर नीचे तो लगा रहता है। लेकिन कभी कभी जब आप वीक हो जाते हो एज अ मदर, आप वीक हो जाते हो एज अ फादर, आप वीक हो जाते हो, तो क्या करें। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे अपने आप को किस तरीके से मैं अपने आप के साथ अपने आप को हेल्प कर सकती हूँ और ईशा को हेल्प कर सकती हूँ इन सब चीज़ों में। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो मुझसे बोली, आज मैं आपसे वही बात करने वाली हूँ, पेरेंटिंग। आप नहीं, मैं, और मुझे लगता है सभी पेरेंट्स इन सब चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। जब हम ऑटिज़म 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 इतना सुन लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिवाय ऑटिज़म के अलावा ना कुछ नहीं आता है। बिहेवियर इश्यूज़ है, ऑटिज़म, सेंसरी इश्यूज़ हैं, ऑटिज़म, बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, ऑटिज़म, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, ऑटिज़म, टेंट्रम दिखा रहा है, ऑटिज़म, रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, ऑटिज़म, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ऑटिज़म, हर चीज़ ऑटिज़म। तो मुझे थेरेपिस्ट ने बोला, फर्स्ट स्टॉप, ओवर थिंकिंग मत कीजिए।
आप बीमार हुई, आप बिजी हैं, आप खुद सोचो कि आप कितना परेशान हो रहे हो। और फिर वो तो बच्चा है, पहले तो उसको एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की तरह हैंडल करना सीखिए। इट इज़ पेरेंटिंग, चाहे वो न्यूरो डाइवर्स बच्चे की हो या वो न्यूरोटिपिकल बच्चों की हो, पेरेंटिंग हमेशा डिफ़िकल्ट होती है। बच्चे बड़े होते हैं तो आपको चैलेंज करते हैं, इट इज़ नॉर्मल। हर चीज़ को ऑटिज़म से नहीं जोड़ना है। उन्होंने मुझे बताया कि हर चीज़ का मुझे रीज़न दिया। मैंने बोला कि ईशा मेरी बात नहीं सुन रही है, चीज़ें नहीं कर रही, तो उसने बोला कि क्या आप नॉर्मल काम कर पा रहे हो, क्या आप बिल्कुल वैसे ही काम करते हो जैसे आप काम कर पा रहे हो। मैंने बोला नहीं, बट मैं 80% करती हूँ, ईशा 50% भी नहीं कर रही। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो बच्चा है, हर बच्चा ऐसा ही होता है, जब बीमार होता है तो नहीं करता है काम। आप खुद बोल रहे एक्सरसाइज नहीं दे पा रहे हो, तो उसको सेंसरी तो उसकी नीड बढ़ेगी, तो उसे छोड़ दीजिए। मैंने उनसे बोला कि ईशा बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर कर रही है, एक ही चीज़ बार बार बोलती है, हम यहाँ कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। तो उसने मुझसे बोला कि आपने कभी नोटिस किया कि जब वो ऐसा बोलती है तो वो आपका अटेंशन ग्रैब करती है। ये सच था। जब आप उसे अटेंशन देना बंद कर दोगे उस चीज़ को लेकर के, तो वो आपको कभी भी इन सब चीज़ों में रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं दिखेंगे। आप नोटिस करो, कभी ईशा आपको वही रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाती है जिस चीज़ में आप उसे अटेंशन देते हो, उसे बोलते हो ये मत कर। तो आज मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हम इस वजह से परेशान होते हैं, हर चीज़ का रीज़न ऑटिज़म होता है, हर चीज़ में हम ऑटिज़म ढूंढते हैं। मैंने भी कई बार ये गलतियाँ करी हैं और कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे बार बार रियलाइज़ कराने की ज़रूरत पड़ती है मेरे आसपास के लोगों को कि हर चीज़ ऑटिज़म इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती है। कई बार चीज़ें जेन्युइन होती हैं जो हमें नहीं समझ में आती हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझसे बोला कि आप उसे अटेंशन देना बंद कर दीजिए, नंबर 1, नंबर 2 उसे थोड़ा स्पेस दीजिए, वो खुद वापस आएगी। आप बिलीव रखिए कि वो खुद वापस आएगी, आप अपने ऊपर काम कीजिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम बच्चों के ऊपर काम करते करते थक जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमें अपने ऊपर भी काम करना है। तो मैंने उसी थेरेपिस्ट की बात सुनी। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपनी हेल्थ इम्प्रूव करी, अपनी चीज़ें सोची, अपने काम निपटाए, अपने आप को मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग किया। एंड देन धीरे धीरे मैंने देखा कि ईशा अपने आप ठीक होती चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्ट्रेस्ड या एंजाइटी में होती हूँ तो ऑटोमेटिकली ईशा पे वो इम्पैक्ट दिखने लग जाता है। मे बी शायद मुझ में बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं। शायद मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं उसको वो नहीं दे पाती हूँ जो उसकी नीड होती है, इसीलिए वो इतनी क्रैंकी हो जाती है। और जब मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया तो कहीं ना कहीं उसको मैं शायद वो नीड उसकी पूरी कर पाई और ईशा वापस से उसी ट्रैक पर आ गई। देखिए, ईजी तो किसी के लिए नहीं होता है, ना आपके लिए इजी है, ना मेरे लिए इजी है, ना किसी भी पेरेंट के लिए इजी है। पेरेंटिंग हमेशा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, इतना बता नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम मेंटली उसी तरीके के उसमें चले जाते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑटिज़म ये है, बिकॉज ऑफ ऑटिज़म ये है। बट कभी कभी हमें शायद रुक के सोचना चाहिए कि क्या इसका रीज़न रियली ऑटिज़म है। एक बार मेरे लिए सोच के देखिए कि आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका रीज़न सिर्फ यही है? मैंने सोचा, और इस चीज़ ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, मेरी लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड नहीं है जो मैंने सोच रखी। शायद 25 या 30% ऐसी चीज़ें हैं जो रियली ऑटिज़म से रिलेटेड है, लेकिन वो मेरी लाइफ को 100% इम्पैक्ट क्यों करनी चाहिए? तो आज का ये क्वेश्चन आपसे है, और मुझे पूरा अच्छे ढंग से पता है कि ये जिन चीज़ों में उलझी हुई हूँ ना, इन सब दौर से आप भी गुजरते होंगे, इन सब चीज़ों को आप भी फील करते होंगे, और जब आप बेटर फील करते होंगे आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती होंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ
आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और मेरी लाइफ में जो चल रहा है उससे मैंने क्या लर्न किया है। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।